हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग का पार्ट 2 है ट्रांसलेशन का। इसको हम ध्यान से समझेंगे। इस वीडियो में हमारे 6 कंटेंट कंप्लीट होंगे जो इस प्रकार से। पहला है, पहले तो मैं जो आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था होमवर्क सोल्यूशन करूँगा, और इसमें हमें पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का है। सब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का क्या है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का मुझे पढ़ना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मुझे नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। उसके बाद में एक सेगमेंट में आपको होमवर्क रहेगा, और लास्ट सेगमेंट में मैं आपको टॉपिक फैक्ट बताऊँ, किसी टॉपिक पर एक फैक्ट बताऊँगा। तो इस तरह से ये वीडियो इसी 6 टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम लोग सबसे पहले अपना होमवर्क सोल्यूशन करेंगे। पहला सेंटेंस है, रमेश पतंग उड़ाता है। तो रमेश पतंग उड़ा, सबसे पहले सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे, किस टेंस का है। तो ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का इसलिए है क्योंकि इसमें जो उड़ाना एक क्रिया है, इसके साथ में ता है, ती है, ता लगा है। तो इससे पता चल गया प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का वाक्य है। इसका अब हम ट्रांसलेशन के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो हमने बताया था इसमें कि है कि अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, सबसे पहला काम। दूसरी बात, अब इसमें सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब में क्या होता है, वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म होता है या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ा होता है। तो ये मैंने बताया था कब केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, कब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ा रहेगा। इसको हमने नेक्स्ट पिछले वाली वीडियो में अच्छे से बताया है। आपको कम समझ में आता हो तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। और तो हम देखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल आई यू वी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यदि आपका है तो वहाँ पर क्या लगेगा, हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है या आपका रमेश है, रमेश नाम भी है, तो नाम के साथ भी हमेशा सिंगुलर नाम यदि एक नाम हो तो वहाँ वर्ब के फर्स्ट में यस यस लगता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर रमेश लिखेंगे, रमेश। उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, इसमें यस यस लगेगा क्योंकि आई यू वी दे या प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। तो हम लिखेंगे फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, तो उड़ना का अंग्रेजी FLIES हो जाएगा, फ्लाइज होगा। ये हमारा हो जाएगा IES। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। फ्लाइज, रमेश फ्लाइज अ काइट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमको मिस्टर शर्मा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें मिस्टर शर्मा। सब्जेक्ट कैसे फाइंड, किसी सेंटेंस में हम कौन लगाकर प्रश्न पूछे तो हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। तो कौन हमको अंग्रेजी पढ़ाता है, तो मिस्टर शर्मा। तो यहाँ लिख दीजिए मिस्टर शर्मा। अब पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच होता है, तो टीचर्स लग जाएगा, TEACHES। यहाँ पर मिस्टर शर्मा आपको लिखना है। यहाँ पर भी ये नाम है, तो जब नाम है तो ये हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगेगा। तो मिस्टर शर्मा टीचर्स, और ऑब्जेक्ट इसमें हमको है तो अस इंग्लिश, ये सेंटेंस होता है। सूरज पूरब में निकलता है यूँ पश्चिम में छिपता है, तो सूरज मतलब सन, सन निकलने के लिए राइज होता है, तो राइजेज होगा क्योंकि सिंगुलर है, RISES। तो IUV दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अन्यथा सबके साथ यस लग जाएगा। तो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स, छिपता है, सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में छिपता है। मैं बहुत तेज भागता हूँ, तो आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर आई आ गया, तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस नहीं लगेगा। तो आई रन, बहुत तेज मतलब वेरी फास्ट। सीता प्रतिदिन एक पाठ याद करती है, तो सीता हो जाएगा सब्जेक्ट, सीता। अब लर्न्स होगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाम है, लर्न्स एक पाठ याद करती है, तो लर्न्स अ लेसन। अब डेली याद करती है, प्रतिदिन है, DAILY, इस तरह से होमवर्क हमारा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दूं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसमें हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है
डू और डज, उसके बाद आता है नॉट, डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसमें डू का डज का प्रयोग कब करेंगे, डू का प्रयोग कब करेंगे, वही चीज़ डू का प्रयोग हम करेंगे आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर। डू का प्रयोग हम आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर आई यू वी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। बाकी सब के साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट का प्रयोग वहाँ करते हैं जब ही हो, सी हो, इट हो और नेम हो किसी का, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो। इतना यदि है सब्जेक्ट के स्थान पर तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें होता ही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, हम गीत नहीं गाते हैं, हम गीत नहीं गाते हैं, तो इसमें इसको ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट इसमें क्या है हम, जैसे मैंने बताया था हिंदी के ट्रांसलेशन में आपका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तब वर्ब होता है। तो ये सब्जेक्ट हमारा है, ये ऑब्जेक्ट गीत है और गाना आपका वर्ब है। तो हम जबकि इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब तब ऑब्जेक्ट। ये हिंदी का स्ट्रक्चर था आपका, ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का है, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर इसी तरह करते हैं। इसको हम ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम लिखेंगे वी। अब इंग्लिश कर रहे हैं तो वर्ब आना चाहिए, तो गाना है तो सिंग होगा कि सिंग्स होगा। तो मैंने बता दिया है जब आई यू वी दे हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम नहीं में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डू नॉट हो जाएगा वी डू नॉट, उसके बाद वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म सिंग और क्या ऑब्जेक्ट आपका बचा गीत, तो आ सॉन्ग। ये हमारा इस तरह से ट्रांसलेशन होता है। अब यहीं पर हम ऐसे कर देते कि हम जगह पर वह गीत नहीं गाता है, तो वह गीत नहीं गाता है तो हो जाएगा ही हो जाएगा। अब जैसे ही हुए, ही के लिए क्या ही सी इट और नेम सब सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डज का प्रयोग होता है, तो ही डज नॉट, बाकी सिंग ए सॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस हो जाता है। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अंग्रेजी में डू या डज से स्टार्ट होता है और दूसरा अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड है इनसे जब सेंटेंस स्टार्ट होता है। एक होता है डू या डज से, डू या क्या से जब स्टार्ट होता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट डू या डज से करते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है हिंदी में हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। जैसे तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो क्यों शब्द कहाँ है, सेंटेंस के बीच में है, तो इंग्लिश में हम उस क्यों को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो क्यों है उसको स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं। इसमें होता है सबसे पहले डू या डज होता है, डू या डज होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर होता है। इसमें इतनी चीज़ें होती हैं। क्या वह पटना में कार्य नहीं करती, इसे मैंने ट्रांसलेशन ले लिया, क्या करती है, ये सेंटेंस को करना है मुझे। तो क्या से स्टार्ट है, तो डू या डज में से हम पहले लगाएंगे क्या, ये भी प्रश्न है। तो डू का प्रयोग फिर वही है, जब हम आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट जब हमारा होता है तो वहाँ हम डू का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट नाम होता है तो वहाँ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह के लिए क्या लगेगा, डज लगेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, डज, बस इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट वह है, डज ही, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कार्य नहीं करना तो डज ही। अब नेगेटिव भी है तो पहले हम नेगेटिव ही रोक देते हैं, इसको नेगेटिव छोड़ दीजिए। डज ही वर्क, डज ही वर्क इन पटना, ये हमारा सेंटेंस है, डज ही वर्क इन पटना। अब इसी को हम, ये हमारा डज से स्टार्ट हो गया। अब इसी को मैं कह दूं क्या हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, इसका ट्रांसलेशन मुझे बनाना है। तो इसमें भी मैं है सब्जेक्ट, तो मैं होने के लिए क्या लगता है, डू लगता है। तो डू आई सब्जेक्ट है, आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव, डू आई लिव, उसके बाद इन दिल्ली। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम जब सेंटेंस हमारा स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड है, इसी को हम नेगेटिव भी बनाना चाहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाना चाहते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है
इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा होता है, बस कुल मिलाकर जैसे वैसे रहेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहीं पर डज ही सब्जेक्ट की ही तुरंत बाद क्या लगना चाहिए था, नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बने, जैसे क्या मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, इसका ट्रांसलेशन करना हुआ तो डू आई नॉट लिव इन दिल्ली। यहाँ क्या लगे, यहीं पर हमारा नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तब डू आई नॉट लिव इन दिल्ली। और यदि इसी सेंटेंस में क्या वह पटना में कार्य नहीं करती है, तो डज ही नहीं, सॉरी यहाँ डज सी लगेगा। क्या लगेगा, क्या वह पटना में कार्य नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, डज सी नॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉट लगेगा। क्यों सी लगे, क्योंकि लड़की है, लड़की वह के लिए लड़की की अंग्रेजी सी होता है, डज सी नॉट वर्क इन पटना। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में ये होता है डू या डज होता है प्लस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नॉट होता है, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर होता है। यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस अदर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका ट्रांसलेशन जैसे मुझे करना है, जैसे मान लेते हैं सीता अंग्रेजी क्यों याद करती है, इसे कुछ ले लें। तो सीता अंग्रेजी क्यों याद करती है, तो इसमें क्यों क्या है, सेंटेंस के बीच में है, तो जब सेंटेंस के बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो व्हाई, उसके बाद मैंने क्या कहा, डू या डज, तो व्हाई सीता सब्जेक्ट के अनुसार ही डू या डज लगता है, तो नाम है तो यहाँ डज लग जाएगा। व्हाई डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सीता, व्हाई डज सीता, उसके बाद वर्ब आएगा लर्न, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब इसी तरह से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। वे दिल्ली में क्यों रहते हैं, क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो व्हाई, उसके बाद डू, क्यों लगेगा डू, क्योंकि दे है, वे की अंग्रेजी दे होता है तो दे के साथ में डू लगता है, तो व्हाई डू, उसके बाद में दे, सब्जेक्ट आ गया क्योंकि डू या डज के बाद सब्जेक्ट होता है, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या रहना, लिव। व्हाई डू दे लिव, कहाँ रहते हैं, इन दिल्ली, इन दिल्ली। ये आपका ट्रांसलेशन इस तरह से कंप्लीट। इसको हमें नेगेटिव बनाना है तो यही सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या कर देते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो व्हाई डज सीता नॉट लर्न इंग्लिश। और अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यदि किसी वाक्य में डेली, ऑलवेज, एवरीडे, रेगुलरली, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, या फिर सेल्डम, या फिर नेबर, या हार्डली, स्केर्सली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑफन, ये शब्द यदि का प्रयोग समय के बताने के लिए सेंटेंस में किया गया है, तब ऐसे वाक्य की वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। और किसी टेंस में आप करेंगे, ये शब्द दिखते ही उसका ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ये वर्ड उस सेंटेंस में टाइम बताने के लिए किया गया है, तो आप देख करके बता दीजिएगा। किसी अन्य टेंस में कोई यदि ये सेंटेंस है तो समझ लीजिए वो सेंटेंस गलत है, उसको हमेशा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कह रहा हूँ ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज कमिंग लेट सेंटेंस है, तो आप इसको देख रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्या ये सेंटेंस मेरा सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही, गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या ऑलवेज का प्रयोग किया, मैंने बताया कि इसमें से है डेली, ऑलवेज, एवरीडे, ये कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड इस सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, तो आप समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ही हो सकता है, और किसी टेंस का सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो यहाँ ऑलवेज नहीं होना चाहिए, या कमिंग, ऑलवेज सही, ऑलवेज होना चाहिए, या कमिंग का प्रयोग नहीं। कमिंग के जब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कम होगा कि कम्स होगा, ये ही सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग होता है वर्ब का प्रयोग। तो ही आपका ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी का नाम होने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल है, तो यहाँ कम्स होना चाहिए। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। ही इज ऑलवेज, ही इज भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज का प्रयोग नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा। इज हटा दें तो सेंटेंस क्या बना, ही ऑलवेज कम्स लेट,
इस तरह से सेंटेंस। तो इस तरह से कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस में मिले, टाइम बताया जा रहा हो और वो किसी अन्य टेंस में है तो सेंटेंस गलत होता है। वो हमारा क्या होता है, वो हमें प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में ही करना पड़ेगा, उसके वर्ब को हमें प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये होता है। तो आज होमवर्क में हमारा 2 क्वेश्चन है। एक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है, पल्लवी हमेशा गाय का दूध पीती है, बच्चे सुबह 10 बजे विद्यालय क्यों नहीं जाते, क्या बच्चे अपने कक्षा में शोर मचाते हैं, मोहन और उसका छोटा भाई विद्यालय कब जाते हैं, ईश्वर कहाँ नहीं रहते हैं, हम अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है, इसको हमको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में एक साथ चेंज करना है। तो 2 सेंटेंस दिए हैं, दोनों को आप चेंज। इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन आज होमवर्क है। अब हम लोग फैक्ट सुनते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बारे में कुछ ऐसे तथ्य के बारे में जानते हैं जो हम सभी को लोगों को हैरान कर देती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती पर 70% हिस्से पर पानी है। इसी 70% पानी में समुद्र, बर्फीली चट्टानें, नदियाँ आती हैं। दुनिया में 5 महासागर हैं और सभी महासागर अथाह हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। शोधकर्ता तथा वैज्ञानिक कई नई नई खोज करते रहते हैं। अभी तक महासागरों का केवल 20% भागों का ही अध्ययन हो पाया है। इन महासागरों की गहराई में न जाने कितने राज अभी भी छुपे हुए हैं और हम आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ देने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगी। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं। ये दोनों महासागर आपस में मिलते जरूर हैं, लेकिन इनका पानी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होता है। तो इनका पानी आपस में मिश्रित नहीं होता, आखिर क्यों? अलास्का की खाड़ी में इस जगह पर दोनों समुद्र के पानी में अंतर साफ देखा जा सकता है। हैरान कर देने वाली बात यह है, इस जगह पर दोनों रंगों का पानी आपस में नहीं मिलता, पर अलग अलग बहता दिखाई देता है, क्योंकि ग्लेशियर से निकलने वाले पानी का रंग हल्का नीला होता है, जबकि समुद्रों से आने वाला पानी गहरा नीला होता है। इन दोनों महासागरों के पानी पर कई बार रिसर्च किया जा चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है इसका कारण यह है कि खारे और मीठे पानी का घनत्व और तापमान तथा उनकी लवणता भी अलग अलग होना ही है। जहाँ ये दोनों सागर मिलते हैं वहाँ एक दीवार बन जाती है। यही वजह है कि अलग अलग घनत्व के कारण इनका मिश्रण मुश्किल से होता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों महासागर मिलते तो हैं पर मिश्रित नहीं हो पाते। इसके अलावा इसका एक कारण ये भी माना जा सकता है जब अलग अलग घनत्व के पानी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ही पानी का रंग बदलता है और ये दोनों हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में मिलते हैं। तो अलग अलग रंग होने के कारण प्रतीत होता है कि ये दोनों मिश्रित नहीं हो रहे हैं। वहीं ये भी माना जाता है कि इस फेनोमेना का संबंध पानी के ऊर्ध्वाधर स्थिरीकरण से होता है।